Hello dear students, as usual I am Navneel Gaud from Tagore School Parbatsar. In this video we are going to study our social studies book of class 6th. इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी 6th क्लास की सोशल स्टडी बुक. डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो वी हैव स्टार्टेड द फर्स्ट लेसन. हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं अपना फर्स्ट लेसन एंड वी हैव स्टडीड द मोस्ट पार्ट ऑफ द लेसन इन प्रीवियस वीडियोज़. पिछले वीडियोज़ में हम लोग इस लेसन का काफ़ी पार्ट पढ़ चुके हैं एंड आई हैव पोस्टेड 5 वीडियोज़ ऑफ दिस लेसन ऑलरेडी. मैंने इस लेसन के 5 वीडियो यानी 5 वीडियो पहले ही मैं पोस्ट कर चुका हूँ एंड इट इज़ द 6th वीडियो ऑफ दिस लेसन. इस लेसन का ये 6th वीडियो है एंड वी हैव टू स्टार्ट टुडे. आज हमें स्टार्ट करना है फ्रॉम हियर, यहाँ से. पीपल ऑन द मूव, लोगों का मूव करना यानी लोगों का गति करना. मूव का मतलब होता है गति करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना. और यहाँ इस पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे कि लोग मूवमेंट क्यों करते थे. जिन लोगों के प्राचीन लोगों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जो एंशिएंट ह्यूमंस थे, जो प्राचीन मनुष्य थे, या वर्तमान में भी ये जो मूवमेंट होता है लोगों का एक जगह से दूसरे जगह जाने की जो क्रिया होती है, ये क्यों होती है, लोग क्यों मूवमेंट करते हैं. इससे पहले हम लोग बीसी और सीई के बारे में पढ़ चुके हैं ऊपर के पिछले वीडियो में. डियर स्टूडेंट्स, आई वॉन्ट टू से यू, मैं आपको कहना चाहता हूँ दैट यू शुड वॉच द वीडियोज कंटिन्यूअस. आपको वीडियोज़ को कंटिन्यू देखना चाहिए. कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करें और जो भी वीडियो आप देखें उसको बहुत ही ध्यान से देखें, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें. और जब आप उसको ध्यान से देखेंगे तभी आप उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे. डियर स्टूडेंट्स, वी आर स्टार्टिंग अवर नेक्स्ट पॉइंट. आज का जो पॉइंट है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. लिसन एंड वॉच द वीडियो विद केयर. ध्यान से अब आज के वीडियो को देखें और सुनें. पीपल ऑन द मूव, लोगों का गतिमान होना या लोगों का गति करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना. द प्राइमेटिव मैन, जो आदिम मनुष्य था. प्राइमेटिव का मतलब आदिम का मतलब जब ज़्यादा सभ्यता नहीं थी, जब मनुष्य एक जंगली जीवन बिताता था, उस जमाने का जो मनुष्य था उसको आदिम मनुष्य कहा जाता है, प्राइमेटिव मैन कहा जाता है. द प्राइमेटिव मैन, आदिम मनुष्य, ट्रेवल्ड यानी यात्राएं की. प्राइमेटिव मैन ने यात्राएं की कंटिन्यूअली यानी लगातार. एंड सो, वैसे तो सो का मतलब इसलिए होता है लेकिन यहां पर सो का मतलब है ऐसा. एंड सो, और ऐसा, डिड पीपल, लोगों ने किया, ऑल थ्रू द एजेज, जितनी भी एजेज थी, जितने भी काल थे, जितने भी युग थे, जितना भी समय गुजरा, जितने भी एजेज का मतलब युग गुजरे, सभी में लोगों ने कंटिन्यूअली यानी लगातार ट्रैवलिंग की यानी यात्राएं की. पीपल ट्रैवल, लोग यात्रा करते हैं. वाइडली यानी बड़े तौर पर. इन प्रेजेंट टाइम, आज के समय में भी लोग यात्राएं करते हैं. द फॉलोइंग रीजन, निम्नलिखित कारण, कैन बी लिस्टेड किए जा सकते हैं यानी सूचीबद्ध किए जा सकते हैं. निम्नलिखित कारण सूचीबद्ध किए जा सकते हैं. फॉर द मूवमेंट ऑफ पीपल, लोगों की मूवमेंट के लिए. लोगों की जो मूवमेंट होती है, जो लोगों की गति होती है, गति मतलब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, इसके जो रीजंस हैं, क्यों जाते हैं, इसके जो कारण हैं, उनको निम्न तरीके से हम लिस्टेड कर सकते हैं, सूची बना सकते हैं. तो कौन कौन से वो रीजन हैं जिसके कारण जो ह्यूमन हैं, मनुष्य हैं, वो मूवमेंट करते हैं. द फर्स्ट रीजन इज, पहला जो रीजन है, पीपल मूव्ड, लोग मूव होते हैं, लोग गतिमान होते हैं. इन सर्च ऑफ फूड,
फूड की तलाश में, भोजन की तलाश में। लोगों ने मूव्ड यानी गति, लोग मूव हुए यानी लोगों ने गति की, या मूव्ड यानी मूव्ड सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस के लिए आती है, भूतकाल की बातें बताने के लिए। पीपल मूव्ड, लोग गतिमान हुए, इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में, एंड नेचुरल शेल्टर, और प्राकृतिक आवास की तलाश में। नेचुरल शेल्टर यानी प्राकृतिक, शेल्टर यानी सुरक्षा या आवास, रहने की जगह की, जो आश्रय स्थल कह सकते हैं हम। प्राकृतिक आश्रय स्थल और भोजन, इन दोनों की सर्च यानी तलाश में पीपल मूव्ड, लोग गतिमान हुए। एक तो ये कारण है, लोग जिस कारण से मूव हुए, तो यहाँ पर दो बातें बताई गई है। एक तो फूड की सर्च में यानी भोजन की तलाश में, और दूसरा नेचुरल शेल्टर यानी प्राकृतिक आश्रय स्थल की तलाश में, आश्रय स्थल, रहने की जगह। नंबर 2, पीपल ट्रेवल्ड, लोगों ने यात्राएं की, ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर्स, प्राकृतिक आपदाओं के कारण। नेचुरल यानी प्राकृतिक, डिजास्टर यानी आपदाएं, प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी लोगों ने ट्रैवलिंग की, यात्राएं की। इन अदर वर्ड्स, प्राकृतिक आपदाओं को हम दूसरे शब्दों में फ्लड्स यानी बाढ़, फैमिन्स यानी सूखा, कभी कहीं पर बाढ़ आ गई यानी फ्लड आ गया, या फैमिन यानी कि सूखा पड़ गया, तो लोग एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर जाते थे, यानी ये भी एक कारण होता था ट्रैवलिंग का यानी यात्राओं का। थर्ड जो रीजन बताया गया है, तीसरा जो कारण बताया गया है ट्रैवलिंग का, पीपल ट्रैवल्ड, लोग यात्रा करते थे, टू डिस्कवर यानी खोजने के लिए, न्यू लैंड्स, नई धरतियां, नए स्थानों को डिस्कवर करने के लिए यानी खोजने के लिए पीपल ट्रैवल्ड, लोगों ने यात्राएं की। नंबर 4, ट्रेडर्स यानी व्यापारी, ट्रैवल्ड यानी यात्रा की, व्यापारियों ने यात्रा की, टू सेल एंड बाई, बेचने और खरीदने के लिए, गुड्स यानी सामान को, टू सो फार प्लेसेज, बहुत दूर के स्थानों तक। जो ट्रेडर्स थे, ट्रेडर्स यानी जो व्यापारी थे, उन्होंने जो ट्रैवलिंग की, उन्होंने जो यात्राएं की, वो अपना सामान, गुड्स यानी गुड यानी अच्छा भी होता है, लेकिन गुड्स यानी सामान भी होता है, तो गुड्स यानी सामान को सेल यानी बेचने और बाई यानी खरीदने के लिए ट्रेडर्स ने यात्राएं की, ट्रैवलिंग की, और उन्होंने तो बड़ी दूर दूर तक की यात्राएं की। टू फार ऑफ प्लेसेज यानी बहुत दूर के स्थानों तक उन्होंने यात्राएं की। अगला जो रीजन है, रूलर्स यानी शासक या राजा, सेंट यानी भेजा, राजाओं ने, रूलर्स ने, सेंट यानी भिजवाए, देयर आर्मीज, उनकी सेनाओं को, राजाओं ने उनकी सेनाओं को भिजवाया, टू कॉनकर यानी विजय प्राप्त करने के लिए, टेरिटरीज यानी राज्यों पर, टेरिटरीज यानी राज्यों पर, कॉनकर यानी विजय प्राप्त करने के लिए रूलर्स ने अपनी आर्मीज को सेंट यानी भिजवाया। ये भी एक कारण था, ये भी एक रीजन था ट्रैवलिंग का, यात्राओं का या मूवमेंट का। द नेक्स्ट एंड लास्ट रीजन इज, अंतिम जो रीजन बताया गया है, रिलीजियस लीडर्स, रिलीजियस यानी धार्मिक, लीडर्स यानी नेता या नेतृत्वकर्ता, धार्मिक नेता लोग, ट्रेवल्ड यानी यात्राएं की, धार्मिक लीडर्स ने यात्राएं की, टू स्प्रेड यानी फैलाने के लिए, देयर रिलीजियस टीचिंग्स, उनकी धार्मिक शिक्षाओं को। जो रिलीजियस टीचर्स थे यानी धार्मिक जो नेता थे, उन्होंने यात्राएं इसलिए की क्योंकि वो अपनी रिलीजियस टीचिंग्स यानी धार्मिक शिक्षाओं को स्प्रेड करना चाहते थे, फैलाना चाहते थे। ये यहाँ पर कितने रीजन्स बताए गए हैं? 1 2 3 4 5 6 रीजन यहाँ पर दिए गए हैं जिनके कारण से लोगों ने ट्रैवलिंग की। दिस कॉन्स्टेंट मूवमेंट ऑफ पीपल, ये लगातार लोगों का विस्थापन या एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना, ये जो कांस्टेंट यानी लगातार लोगों का मूवमेंट था, रिजल्टेड यानी इसका कारण क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या निकला, इन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, इसका परिणाम निकला आइडियाज का एक्सचेंज यानी विचारों का आदान प्रदान,
एंड मिक्सिंग ऑफ कल्चर, और संस्कृतियों का मिश्रण। अब जब लोग यात्रा करते थे, नए स्थानों पर जाते थे, तो उनमें आइडियाज का एक्सचेंज होता था, विचारों का आदान प्रदान होता था, और कल्चर यानी उनका जो संस्कृति थी उसकी आपस में मिक्सिंग होती थी, उसका मिश्रण होता था। तो ये लोगों की ट्रैवलिंग का रिजल्ट निकला कि लोगों की संस्कृतियां आपस में मिली, उनके आइडियाज का एक्सचेंज हुआ। यहां पर हमने पढ़ा कि लोगों की जो मूवमेंट थी, लोगों ने जो यात्राएं की, वो क्यों की। नाउ द पॉइंट इज सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। अब जो पॉइंट है, सोर्सेज यानी स्रोत, ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास के स्रोत। यहां पर आप इस फ्लो चार्ट में देख सकते हैं, यू कैन लुक द फ्लो चार्ट ऑफ सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। यहां आप सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री का फ्लो चार्ट देख पा रहे हैं। ये जो हिस्ट्री के सोर्सेज यानी हिस्ट्री यानी इतिहास का जो स्रोत होता है, स्रोत का मतलब क्या होता है, सोर्स, इंग्लिश में सोर्स कहते हैं, हिंदी में स्रोत कहते हैं। इतिहास का स्रोत क्या है, इतिहास कहाँ से पता चलता है, तो इतिहास पता चलने के जो स्रोत हैं, जिन चीज़ों से इतिहास का पता चलता है, वो सोर्स कहलाते हैं हिस्ट्री के। तो यहाँ पर इतिहास के स्रोतों को दो भागों में बांटा गया है। मेनली दो टाइप के सोर्स होते हैं। एक लिखा हुआ है लिटरेसी सोर्सेज, यानी साहित्यिक सोर्स, यानी किताबों से प्राप्त होने वाली चीज़ें। हिस्ट्री के बारे में जब हमें किताबों से पता चलता है तो उसको लिटरेसी सोर्सेज कहते हैं। और दूसरा जो सोर्स है इधर, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, यानी पुरातत्व विज्ञानी स्रोत, यानी जब पुरानी चीज़ों से जब अपन को कोई चीज़ों का पता लगता है, कुछ इतिहास का पता लगता है, उन चीज़ों को आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कहते हैं। तो सोर्सेज जो है वो मेनली टू टाइप्स के हैं, लिटरेसी सोर्सेज यानी साहित्यिक सोर्सेज और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। सामान्य भाषा में हम समझना चाहें तो लिटरेसी सोर्सेज का मतलब है साहित्यिक सोर्स यानी साहित्यिक स्रोत, आर्कियोलॉजिकल का मतलब है पुरानी चीज़ों से पता लगने वाले सोर्स। अब किताबों से कौन कौन सी टाइप की किताबों से हिस्ट्री का पता लगता है, इसके भी तीन टाइप हैं। रिलीजियस यानी धार्मिक, कई ऐसी धार्मिक किताबें हैं। रिलीजियस लिटरेचर है, लिटरेचर का मतलब होता है साहित्य। कई ऐसे रिलीजियस यानी धार्मिक साहित्य हैं जिनसे हमें हिस्ट्री का पता लगता है। ऐसे ही अकाउंट्स ऑफ फॉरेनर्स जो लोग थे, जो बाहरी विदेशी लोग थे, उन्होंने भी कई किताबें लिखी है अपने देश के बारे में। उनसे भी जो किताबें हैं विदेशी लोगों के द्वारा लिखी गई, उनसे भी हमें इतिहास का पता चलता है। तो वो भी एक सोर्स है लिटरेसी सोर्स में ही। और सेक्युलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष, कुछ ऐसे भी राजा या कुछ लेखक हुए हैं जो सेक्युलर थे, यानी वो धर्मनिरपेक्ष थे, किसी एक धर्म की बातें नहीं लिखते थे, तो वो अन्य चीज़ों पर किताबें लिखते थे। ऐसी जो किताबें हैं वो सेक्युलर कहलाती है, धर्मनिरपेक्ष। तो तीन प्रकार की किताबें, तीन प्रकार का लिटरेचर लिटरेसी सोर्स में होता है। एक तो रिलीजियस यानी धार्मिक, दूसरा अकाउंट्स ऑफ फॉरेनर्स विदेशी लोगों के आधार पर, और सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष किताबों से। ये जो पुरानी चीज़ों से प्राप्त होने वाला जो सोर्स है, यहाँ कौन कौन सी पुरानी चीज़ों से हमें हिस्ट्री का पता चलता है, वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कहलाते हैं। तो एक तो है इंस्क्रिप्शन यानी होता है शिलालेख, कहीं कोई चीज़ खोदी हुई है पुराने पत्थर पर या और किसी चीज़ पर, उसको इंस्क्रिप्शन कहते हैं। शिलालेखों से पता चलता है, कोइंस यानी पुराने सिक्कों से पता चलता है, मोनामेंट्स यानी पुराने स्मारकों से पता चलता है, आर्ट फैक्ट्स यानी कलाकारी की हुई कई चीज़ें मिलती है पुरानी, उनसे पता चलता है। अदर स्कल्पचर का मतलब होता है मूर्तियाँ, टॉयज़ का मतलब है खिलौने, एटसेट्रा। इन चीज़ों से भी इतिहास का पता चलता है। सो इट इज़ द फ्लो चार्ट ऑफ सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। ये हमने यहाँ पर हिस्ट्री कहाँ से पता चलती है, उसके सोर्स क्या हैं, उसके स्रोत क्या हैं, उसके बारे में बना हुआ ये फ्लो चार्ट हमने देखा। अब इसको थोड़ा डिटेल से हम पढ़ेंगे कि एक्चुअली ये चीज़ें हैं क्या। हिस्टोरियंस, इसको मैं एनलार्ज कर रहा हूँ,
हिस्टोरियंस ब्रॉडली स्टडी टू टाइप्स ऑफ हिस्टोरिकल, हिस्टोरियंस यानी इतिहास के विद्वान, ब्रॉडली यानी बड़े तौर पर, स्टडी यानी अध्ययन करते हैं, टू टाइप्स ऑफ हिस्टोरिकल सोर्सेज, दो प्रकार के हिस्टोरिकल सोर्सेज का अध्ययन करते हैं। जो हिस्टोरियंस होते हैं, जो इतिहास जानने वाले विद्वान होते हैं, वो दो प्रकार के हिस्टोरिकल सोर्सेज यानी दो प्रकार के ऐतिहासिक स्रोतों का अध्ययन करते हैं। टू फाइंड आउट, पता लगाने के लिए, ऑथेंटिक फैक्ट्स, ऑथेंटिक का मतलब होता है जो सच्चा हो, ऑथेंटिक का मतलब होता है जो सही हो, जो एकदम सत्य बात हो, उसको ऑथेंटिक कहा जाता है। और फैक्ट्स यानी होते हैं तथ्य, सच्चे तथ्यों का पता लगाने के लिए जो हिस्टोरियन है वो दो टाइप के हिस्टोरिकल सोर्सेज के बारे में स्टडी करते हैं अबाउट द पास्ट। अब ये किसके बारे में पता लगाते हैं? अपने पास्ट के बारे में, हमारे इतिहास के बारे में पता लगाने के लिए ऐसे दो प्रकार के सोर्सेज को स्टडी करते हैं। दीज आर, ये कौन कौन से हैं? तो जैसा कि अपन ने फ्लो चार्ट में देखा था वही है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज यानी पुरातत्व विज्ञानी स्रोत, यानी जो पुरानी चीज़ों से पता चलती है जो बातें, वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कहलाते हैं। और दूसरा जो सोर्स है वो है लिटरेसी सोर्सेज, यानी पुरानी किताबों से, साहित्य से पता लगने वाला जो इतिहास है वो लिटरेसी सोर्सेज कहलाता है। तो मेनली टू टाइप का सोर्स है, यहाँ पर फ्लो चार्ट में भी हमने देखा था, लिटरेसी सोर्सेज एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। अब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में हम पढ़ेंगे। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या होते हैं? आर्कियोलॉजी, ये जो आर्कियोलॉजिकल जो शब्द है वो आर्कियोलॉजी से बना है। पुरातत्व विज्ञान, पुरानी चीजों के बारे में अध्ययन करना, जो बहुत ही प्राचीन चीजें हैं उनके बारे में पता लगाना, ये ऐसी जो साइंस होती है वो आर्कियोलॉजी कहलाती है। यहाँ बताया भी गया है कि आर्कियोलॉजी क्या होती है। आर्कियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी, ये जो आर्कियोलॉजी है ये एक साइंटिफिक स्टडी यानी वैज्ञानिक अध्ययन है। ये आर्कियोलॉजी किस बात का वैज्ञानिक अध्ययन है? ऑफ रिमेन्स, अवशेषों का। किसके अवशेषों का? ऑफ पास्ट सिविलाइजेशन, भूतकाल के जो सभ्यताएं हैं, सिविलाइजेशन यानी सभ्यता, भूतकाल की जो सभ्यताएं थी, जो पास्ट की सिविलाइजेशन थी, उसके जो अवशेष प्राप्त होते हैं, पुरानी जो चीजें प्राप्त होती है, खंडहर प्राप्त होते हैं, रिमेन्स यानी अवशेष जो प्राप्त होते हैं, उनका साइंटिफिक स्टडी, उन चीजों की वैज्ञानिक अध्ययन जब किया जाता है उसको आर्कियोलॉजी कहते हैं। आर्कियोलॉजी तो साइंस हो गई, पुरानी चीजों के बारे में स्टडी करना, ये आर्कियोलॉजी हो गया। अब आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो आर्कियोलॉजी पढ़ने वाले जो लोग होते हैं, उसके जो विद्वान होते हैं वो आर्कियोलॉजिस्ट कहलाते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट्स कैरी आउट यानी करते हैं, एक्सकेवेशंस यानी खुदाइयाँ, उनका काम क्या है? आर्कियोलॉजिस्ट कैसे काम करते हैं? वो जो प्राचीन, जहाँ पर उनको प्राचीन सभ्यताएं होने का अंदेशा होता है, जहाँ उनको लगता है कि यहाँ पर कभी प्राचीन सभ्यता हुई होगी, तो वहाँ पर वो खुदाई करते हैं ज़मीन की, और फिर खुदाई में कई चीज़ें निकलती है ज़मीन में से, और उसके आधार पर फिर वो हिस्ट्री लिखते हैं, इतिहास लिखते हैं। तो ये क्या करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट? कैरी आउट यानी करते हैं, एक्सकेवेशंस यानी खुदाइयाँ, अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में ये लोग एक्सकेवेशंस करते हैं यानी खुदाइयाँ करते हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर। एंड दे ऑफन फाइंड, एंड यानी और, दे ऑफन यानी वे प्रायः है, अधिकतर, फाइंड यानी पाते हैं, मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें उनको मिलती है। ज़्यादातर जब वो खुदाई करते हैं तो उनको कई चीज़ें मिलती है। इन अदर वर्ड्स, आई का मतलब होता है इन अदर वर्ड्स, यानी दूसरे शब्दों में क्या क्या मिलता है उनको ज़मीन में से? इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं यानी शिलालेख मिलते हैं, कोइंस यानी सिक्के मिलते हैं, मोनामेंट्स यानी स्मारक मिलते हैं, एंड आर्टिफैक्ट्स यानी कलात्मक चीज़ें मिलती है। दीज आर देन एनालाइज्ड,
ये जो चीजें मिलती है जमीन में से, दीज आर देन एनालाइज्ड, एनालाइज्ड का मतलब होता है विश्लेषण की जाती है, दीज आर देन एनालाइज्ड, इनका फिर विश्लेषण किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है। एनालिसिस यानी विश्लेषण करना, उसके बारे में पता लगाना, इसको एनालिसिस कहते हैं। और एनालाइज्ड उसी से रिलेटेड है। इनका एनालिसिस या एनालाइज इनको किया जाता है यूजिंग वेरियस साइंटिफिक टेक्निक्स, अलग अलग वैज्ञानिक टेक्निक्स को यूज करते हुए। साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक, टेक्निक्स यानी तकनीकों को यूज, वेरियस यानी कई प्रकार की साइंटिफिक टेक्निक्स को यूज करते हुए ये जो जमीन में से चीजें मिलती है इनको एनालाइज किया जाता है, इनका विश्लेषण किया जाता है, इनके बारे में पता लगाया जाता है। टू डिस्कवर, खोजने के लिए, मोर अबाउट द सिविलाइजेशन, और ज्यादा चीजें सिविलाइजेशन यानी सभ्यता के बारे में। दीज रिमेन्स, ये जो रिमेन्स होते हैं, ये जो अवशेष होते हैं, बिलोंग्स टू, जिससे ये संबंधित होते हैं। ये जो अवशेष प्राप्त होते हैं जमीन में से, अवशेषों को रिमेन्स कहते हैं। ये जो रिमेन्स मिलते हैं, जो अवशेष मिलते हैं, ये जिस सिविलाइजेशन यानी जिस सभ्यता से रिलेटेड होते हैं, बिलोंग करते हैं, उसके बारे में और अधिक पता लगाने के लिए इन चीजों को एनालिसिस किया जाता है, इनका विश्लेषण किया जाता है। और किससे? आधुनिक वैज्ञानिक विधियों द्वारा, जो वेरियस साइंटिफिक टेक्निक्स हैं उनको यूज करके इन चीजों के बारे में पता लगाया जाता है। दीज आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स, ये जो आर्कियोलॉजिकल या पुरातत्व विज्ञानी चीजें हैं, फाइंड्स यानी प्राप्त की हुई चीजें, दीज आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स, ये जो आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स यानी मिली हुई चीजें हैं, हेल्प यानी सहायता करती है, हिस्टोरियंस यानी इतिहास के विद्वानों की, हिस्टोरियन इतिहास के विद्वानों को कहते हैं। तो ये हिस्टोरियन की हेल्प करती है ये चीजें टू रिक्रिएट, वापस क्रिएट करने में, वापस बनाने में, द पिक्चर ऑफ द पास्ट, जो भूतकाल का चित्र, पिक्चर ऑफ द पास्ट नहीं, भूतकाल का चित्र, पुराने समय का चित्र वापस रिक्रिएट करने में ये चीजें हिस्टोरियंस की हेल्प करती है। तो इस तरह से आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेज होते हैं, जो जमीन में से प्राप्त होने वाली चीजें होती है, उनको आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कहा जाता है। जो जमीन की खुदाई में एक्सकेवेशन जब होता है, खुदाई जब होती है जमीन की, तो जो चीजें मिलती है वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कहलाते हैं, पुरातत्व विज्ञानी स्रोत कहलाते हैं। यहाँ पर हम एक एक चीज के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे कि जो जमीन में से प्राप्त होने वाली चीजें हैं, जिनमें से एक इंस्क्रिप्शंस भी है, यानी शिलालेख। कई बार क्या होता है, पत्थरों पर, कई पुराने पत्थर होते हैं हजारों साल पहले या सैकड़ों साल पहले, उनके पत्थरों के ऊपर कुछ लिखा हुआ रहता है। पत्थर पे भी हो सकता है, किसी मेटल यानी धातु पे भी हो सकता है, लेकिन कहीं न कहीं किसी न किसी सरफेस पर, किसी न किसी सतह पर कुछ जब खोदा हुआ होता है, उसको इंस्क्रिप्शन कहते हैं। हिंदी में इसको शिलालेख कहते हैं। इंस्क्रिप्शंस, आइए देखते हैं इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं। इंस्क्रिप्शंस हैं राइटिंग्स यानी लिखित, लेखन, लिखा हुआ। इंस्क्रिप्शन क्या है? राइटिंग्स हैं यानी लिखा हुआ है कुछ। और स्केचेज, या तो कुछ लिखा हुआ है या रेखा चित्र है, यानी कुछ रेखाओं के चित्र भी हो सकते हैं। एच्ड का मतलब जिनको खोदा गया है। नक्काशी का मतलब होता है किसी पर खोदना। तो ये इंस्क्रिप्शन क्या है? या तो ये राइटिंग्स हैं, या तो कुछ लिखा हुआ है, या कुछ रेखा चित्र है, स्केचेज हैं जो कि खोदे गए हैं। एच्ड यानी जो खोदे गए हैं। किस पर खोदे गए हैं? ऑन स्टोन्स, पत्थरों पर खोदे हुए हो सकते हैं ये। पिलर्स यानी खंभों पर। क्ले यानी मिट्टी पर खोदे हुए भी होते हैं कई बार। और कॉपर टेबलेट्स या तांबे की गोलियों पर भी ये खोदे हुए हो सकते हैं। एंड आल्सो द वॉल्स ऑफ केव्स, और जो केव यानी जो गुफाओं की जो दीवारें होती है, वाल्स यानी दीवारें, गुफाओं की दीवारों पर भी ये खोदे हुए हो सकते हैं। टेम्पल्स यानी मंदिरों, एंड मोनामेंट्स, और स्मारकों की दीवारों पर। यानी इतनी चीजों पर
अगर कुछ भी खुदा हुआ है, अब भले ही वो कुछ बातें लिखी हुई हो, चाहे कुछ चित्र बनाए हुए हो, लेकिन अगर इन चीज़ों पर कुछ खोदा गया है, एच किया गया है, एच यानी नक्काशी की गई है, तो इसको इंस्क्रिप्शन कहते हैं, इसको शिलालेख कहते हैं। दीज एनग्रेविंग्स का मतलब भी नक्काशी होता है, यानी खुदाई कह सकते हैं अपन। दीज एनग्रेविंग्स, ये जो खुदाई होती है, टेल अस, हमें बताती है, ए लॉट बहुत सारी चीजें, अबाउट किंग्स, राजाओं के बारे में, द लैंड्स, उन धरती के बारे में, दे रूल्ड, जिस पर उन्होंने शासन किया, देयर एडमिनिस्ट्रेशन, उनके प्रशासन के बारे में हमें पता चलता है। द प्रोक्लेमेशन या प्रोक्लेमेशन का मतलब है घोषणा, प्रोक्लेमेशन यानी घोषणा के बारे में पता चलता है। दे मेड, जो उन्होंने की थी, राजाओं ने जो घोषणाएं की, प्रोक्लेमेशन की, उनके बारे में पता लगता है इन शिलालेखों से। द बैटल्स, उन युद्धों के बारे में। दे वॉन, जो उन्होंने जीते, उनके बारे में पता चलता है, एटसेट्रा आदि। इतनी सारी चीजों के बारे में हमें पता चलता है इंस्क्रिप्शंस से, यानी कि शिलालेखों से। द मौर्यन अशोक, मौर्य जो साम्राज्य था, उसमें अशोक जो राजा हुआ, अशोक महान। एंड गुप्ता इरा, गुप्त जो युग था, गुप्त साम्राज्य जो था। इंस्क्रिप्शंस यानी इनके जो शिलालेख हैं, ये दो बड़े प्रसिद्ध साम्राज्य हुए हैं, एक तो मौर्य और एक गुप्त वंश। मौर्य वंश और गुप्त वंश, ये जो इरा थी, इनका जो युग था इन साम्राज्यों का, इनके जो इंस्क्रिप्शंस थे, इनके जो शिलालेख थे, फाउंड यानी पाए गए हैं, अक्रॉस इंडिया, पूरे भारत भर में, यानी भारत के कोने कोने में एक तो मौर्य वंश के और एक गुप्त वंश के जो इंस्क्रिप्शंस हैं, शिलालेख हैं, वो मिले हैं। अक्रॉस इंडिया यानी पूरे भारतवर्ष में। आर फाइन एग्जाम्पल्स, ये बहुत ही शानदार उदाहरण हैं, ऑफ सच एनग्रीविंग्स, इन खुदाइयों के, इन इंस्क्रिप्शन, ये जो इनके इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, मौर्य वंश और गुप्त वंश के जो इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, ये एक शानदार उदाहरण है, फाइन एग्जाम्पल है एनग्रीविंग्स के, यानी खुदाई के या नक्काशी के। द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्रिप्शन यानी शिलालेखों का अध्ययन, इज कॉल्ड एपिग्राफी, इसको एपिग्राफी कहते हैं। जब हम इंस्क्रिप्शंस को पढ़ते हैं, इंस्क्रिप्शन जो पुराने इंस्क्रिप्शंस होते हैं, जो पुराने शिलालेख होते हैं, उनमें कोई हिंदी इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ रहता है, उनकी अलग भाषा होती है, वो लैंग्वेज सीखनी होती है, और उनका जो अध्ययन करने की जो पूरी पढ़ाई होती है, उसको एपिग्राफी कहते हैं। तो एपिग्राफी क्या है? एपिग्राफी है इंस्क्रिप्शन की स्टडी, इंस्क्रिप्शन की जो पढ़ाई होती है, जो उनका अध्ययन होता है, उसको एपिग्राफी कहा जाता है। द नेक्स्ट थिंग विच इज ए आर्कियोलॉजिकल सोर्स, अगली जो चीज है जो कि एक आर्कियोलॉजिकल सोर्स है, ये सारी चीजें आर्कियोलॉजिकल सोर्स है, पुरातत्व विज्ञान से के द्वारा जमीन में से खुदाई की करके निकाली हुई चीजें हैं, जो कि हमें, जो कि सोर्सेज हैं, जो कि स्रोत हैं इतिहास के, हिस्ट्री के। पहला जो ये हम अभी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पढ़ रहे हैं, तो पहला जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स था वो था इंस्क्रिप्शंस यानी शिलालेख। दूसरा जो आर्कियोलॉजिकल जो सोर्स है वो है कॉइन यानी सिक्के। सिक्कों के बारे में हम पढ़ेंगे। पुराने जमाने के सिक्के कई बार हमें मिलते हैं। वेरियस एंसेंट कॉइन्स, कई प्रकार के प्राचीन सिक्के, मेड ऑफ गोल्ड, जो बने हुए हैं सोने से, सिल्वर यानी चांदी से, कॉपर यानी तांबे से, एंड अदर मेटल्स, और दूसरे धातुओं के, हैज बीन फाउंड, मिले हैं इन आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस। आर्कियोलॉजिकल खुदाई में, एक्सकेवेशन यानी खुदाई, आर्कियोलॉजिकल खुदाई में इस तरह के कई धातुओं के सिक्के मिले हैं। दीज कॉइन्स, ये जो सिक्के हैं, आर स्टडीड इन डिटेल, इनका अध्ययन किया जाता है डिटेल में यानी विस्तार से, टू एसर्टेन
पता लगाने के लिए, टू एसरटेन यानी पता लगाने के लिए, द पीरियड उस जमाने का, दीज कोइंस कम फ्रॉम जिस जमाने से ये कोइन ये सिक्के आते हैं, जिस जमाने के ये सिक्के बने हुए हैं उस जमाने के बारे में एसरटेन यानी पता लगाने के लिए इन सिक्कों का डिटेल में स्टडी इनकी की जाती है। ऑफन प्रायः है, दे आल्सो टेल अस वे हमें बताते हैं, वे कौन, सिक्कों की बात हो रही है यहाँ पर। ऑफन यानी प्रायः है या अधिकतर, दे आल्सो टेल अस वे हमें बताते हैं, अबाउट द रूलर्स रूलर्स के बारे में यानी कि शासक या राजाओं के बारे में, लैंग्वेजेज यानी भाषाओं के बारे में, रिलीजन यानी धर्म के बारे में, एंड लाइफ और जीवन के बारे में, इन दैट पीरियड उस जमाने का, जिस जमाने के सिक्के हैं उस जमाने में कैसी लैंग्वेज थी, कैसे रूलर थे, कैसा रिलीजन था, कैसी लाइफ थी, उस जमाने की इन चीज़ों के बारे में ये सिक्के हमें बताते हैं। फॉर इंस्टेंस यानी उदाहरण के लिए, समुद्रगुप्ताज कोइन, एक राजा हुआ था समुद्रगुप्त नाम का, बहुत प्रसिद्ध राजा हुआ, बहुत कलाकार था, कई विद्याएं वो जानता था, तो उसके ज़माने में बहुत सिक्के निकाले उसने। समुद्रगुप्ताज कोइन, समुद्रगुप्त के जो कोइंस हैं उसके जो सिक्के हैं, टेल अस वो हमें बताते हैं, दैट द रूलर ग्रेट रूलर कि वो महान राजा, एंड कॉन्क्यूर और कॉन्क्यूरर यानी विजेता, वो जो महान राजा और विजेता था समुद्रगुप्त, प्लेड द वीणा वो वीणा भी बजाता था, यानी इतना महान बड़ा राजा था पर वीणा बजाना उसको आता था, वो वीणा भी बजाता था, ऐसा सिक्कों से पता चलता है क्योंकि सिक्कों पर उसकी वीणा बजाते की कई फोटोज उसने एनग्रीव की थी, खुदाई की थी उसकी। द स्टडी ऑफ कोइंस की जो स्टडी होती है, जो सिक्कों की पढ़ाई होती है, इज कॉल्ड न्यूमिस्मेटिक्स कहलाती है। जैसे अभी ऊपर हमने पढ़ा कि जो इंस्क्रिप्शन यानी शिलालेखों की जो स्टडी होती है, इंस्क्रिप्शंस की जो स्टडी होती है उसको एपिग्राफी कहते हैं, ये हमने पढ़ा। ऐसे ही सिक्कों की जो पढ़ाई होती है, जो कोइंस की जो स्टडी होती है उसको कहते हैं न्यूमिस्मेटिक्स उसको सिक्कों की पढ़ाई को कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आवर टाइम हैज ओवर नाउ, आज का समय पूरा हो गया है, एंड वी हैव टू फिनिश आवर वीडियो, आज का वीडियो फिनिश करना होगा। वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन, अगला पार्ट हम इस लेसन का स्टार्ट करेंगे फ्रॉम हियर, यहाँ से। मोनामेंट्स यानी जो स्मारक मिलते हैं, पुरानी जो भवन मिलते हैं, पुरानी जो बिल्डिंग्स मिलती है उनको मोनामेंट्स कहा जाता है। वो भी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं, वो भी आर्कियोलॉजिकल स्रोत हैं हिस्ट्री के, इतिहास के। तो वो किस तरह से आर्कियोलॉजिकल सोर्स होते हैं इनके बारे में हम स्टडी अगले लेसन में करेंगे। तब तक आपको वीडियो को समझने का प्रयास करना चाहिए। यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द वीडियो, यू शुड लर्न द न्यू डिफ़िकल्ट वर्ड्स, नए जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आते हैं वीडियो के दौरान, लेसन के दौरान, उनका मीनिंग आपको लर्न करना चाहिए, उनकी स्पेलिंग आपको लर्न करनी चाहिए, और लेसन को बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करनी चाहिए, और वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनना और देखना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, वी विल मीट in next video. See you and bye.